नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और हमारी खास पेशकश अर्थ क्रांति। रुपया और रुपये के साथ जो खेल हो रहा है एक प्रकार से, आज उस पर चर्चा करेंगे। क्यों गिर रहा है रुपया? 77 रुपये से भी आगे चला गया, थोड़ा बहुत वापस आया है, पर यह क्या खेल हो रहा है रुपये के साथ और क्या यह चिंता का सबब है? इसका परिणाम क्या है? आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? क्या ये सरकार की विफलता है? क्या कोई षड्यंत्र हो रहा है? तो इन सब बातें, और अगर ये प्रश्न आपके मन में आते हों तो आज रुपये की दलील और क्यों हमारी करेंसी रुपया रिएक्ट कर रहा है उस पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जो मैं आज आपसे विषय शेयर करना चाहता हूं, और इसको लेक्चर ना समझिए, एक प्रकार से वन वे चर्चा है। आपकी फीडबैक आएगी तो जरूर हम अगली बारी सुधार करेंगे और आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पर एक पहली बात, रुपया क्यों गिर रहा है? इसके दो तीन कारण हैं। एक बड़ा कारण, पिछले 5 महीने से, जनवरी से अगर अभी तक की तुलना कर लें, मई के लगभग अब मिड पार्ट में आने वाले हैं, जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने लगभग 1,32,33,000 करोड़ इंडिया से वापस बाहर ले गए हैं। जब ये निवेशक निवेश करते हैं तो ये डॉलर लगाते हैं, वो कन्वर्ट होकर रुपये में जाते हैं और जहां भी वो निवेश कर रहे हैं वो रुपये में निवेश होता है। अब इस निवेशक को अपना पैसा वापस ले जाना है, तो जिस अर्थव्यवस्था से, जिस कंट्री से वो निवेशक आया है, वहां पे रुपया नहीं चलता है। यूएस डॉलर भी हर कंट्री में नहीं चलता है दुनिया में, पर यूएस डॉलर जो है वो इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है, यानी कोई भी अगर आदान प्रदान है ट्रेड का, वो डॉलर में होता है। अभी आपने देखा रशिया यूक्रेन के लड़ाई युद्ध के बाद रशिया से जब पेमेंट्स बंद हुई तो रशिया ने कहा यूरोपियन कंट्रीज को कि हम मेरे से गैस ले जा रहे हो, तेल ले जा रहे हो, रूबल में पेमेंट करो। और उसके लिए उसने प्रेशर डाला, क्योंकि अमेरिका ने रशिया के जो फॉरेन रिजर्व्स थे उनको कब्जा कर लिया यूक्रेन के आक्रमण के बाद। तो यूएस डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, इसलिए डॉलर की एक्सचेंज रेट केवल रुपये के साथ नहीं, अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में उनकी अपनी करेंसी के साथ वो चेंज होती रहती है, और ये चेंज बड़ी सिग्निफिकेंट होती है। आजकल ज्यादातर कंट्रीज जो ग्लोबली हैं, वहाँ की करेंसी को, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के सेंट्रल बैंक चलाने वाले लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, उसको मार्केट फोर्सेस द्वारा चलने दिया जाता है। और ये जो करेंसी होती है इसको खरीदा जाता है। जैसे आप और मैं दुकान से कोई सामान लेने जाते हैं, वैसे यूएस डॉलर खरीदा और बेचा जाता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये हर अर्थव्यवस्था में चेंज हो रही है, और आज हम देख रहे हैं कि करेंसी अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में चेंज हो रही है, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में हमने देखा एकदम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बवाल आ गया। कोविड का बवाल पूरा समाप्त नहीं हुआ, रशिया यूक्रेन के युद्ध का बवाल आया, महंगाई बढ़ चुकी है। महंगाई बढ़ने के कारण अमेरिका में जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, जिसे यूएस फेडरल रिजर्व कहा जाता है, उसने तय किया कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना है ताकि मुद्रास्फीति की जो दर है उसको थोड़ा वो कंट्रोल कर सके। अब मुद्रास्फीति की जो दर भाग रही थी, बहुत तेजी से भाग रही थी अमेरिका में, कई दशकों में जो उन्होंने नई स्थिति देखी थी वैसी हुई थी। अब उन्होंने लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स, यानी आधा टका जिसे कहें परसेंट का, वो बढ़ा दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दी। तो रुपये पे जो असर आया, क्योंकि लोग पैसा अपना ले जा रहे हैं, अगर एक अर्थव्यवस्था में ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो दूसरी कम ब्याज वाली अर्थव्यवस्था से निवेशक पैसा ले जाते हैं। तो एक तो ये मार्केट का, स्टॉक मार्केट, कैपिटल फ्लोज से लिंक्ड एक मामला है। दूसरा मामला जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा है, वो है कि हम 2-3 प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा संख्या में इंपोर्ट करते हैं, और उसमें से सबसे बड़ा है क्रूड ऑयल।
वैसे तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी सारी इंपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं, हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन अभी भी कम है, प्रयास किए जा रहे हैं। और सोने की भूख बहुत ज़्यादा है। तो ये 3 बड़े हमारे आइटम हैं। और चौथा बाकी जो सामान, चाइना माल बहुत सारा आता है, बाकी चीज़ें अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं से आती हैं। तो क्रूड ऑयल को लेके भी करेंसी पे कई बार इम्पैक्ट आता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस में अगर बहुत बड़ी चेंज आए, $2-3 इधर उधर हो जाए, तो उसका बड़ा असर पड़ता है। जब हम इंडिया से, जो हमारी कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज, जब वो इंपोर्ट करती हैं तेल को, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हालांकि थोड़े लंबे समय के होते हैं। तो ये एक दूसरा कारण है। तीसरा एक कारण जो हम अभी नोटिस कर रहे हैं कि करेंसीज में असर आ रहा है, वो भी अगेन वैश्विक कारणों से है, क्योंकि अर्थव्यवस्था, जो एक वैश्विक अर्थव्यवस्था पिछले 30-32 सालों से चल रही थी, उसमें बड़ा फेरबदल आया है। हम देख रहे हैं कि एक डीग्लोबलाइजेशन हो रही है, लोगों का विश्वास वैश्विक ट्रीटीज पे और जो सिस्टम्स थे उस पे कम हो रहा है। रशिया के युद्ध के बाद यूक्रेन में जो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब $500 बिलियन, $530 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कब्जा कर लिया गया, वो एक बहुत बड़ी झटका लगा सिस्टम को। और एक जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम होता है स्विफ्ट, जो एसएमएस बेस्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बैंक्स आपस में, दुनिया भर के बैंक्स जो बात करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, जो एसएमएस आपके पास डिपॉजिट और क्रेडिट की होती है, ऐसे ही बैंकों के बीच में भी ऐसी होती है, उससे रशिया को बाहर कर दिया गया। तो अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं जो एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल आ गई, मुद्रास्फीति हो गई, रशिया यूक्रेन हो गया, क्रूड ऑयल पे जो है, और कोविड। भारत देश में भगवान की कृपा से इस समय पे कोई फोर्थ वेव की बात नहीं कर रहा है, हालांकि एहतियात रखना चाहिए। इस कॉन्वर्सेशन के बाद मैं उठ के फिर से मास्क पहनूंगा, आपसे बात कर रहा हूँ खुले एक वातावरण में, इसलिए मास्क नहीं पहना है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। पर चाइना में क्या हुआ कि कोविड, मास्क और बाकी सब चीजें करने के बाद, क्योंकि उत्पत्ति कोविड की वहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी वहां पे चोट दे रही है। तो वहां पे जो एक फिर से वेव चल रही है, उसको लेके चाइना ने उस कोविड वेव को दबाने के लिए ऐसा ड्रैकोनियन, बिल्कुल जिसे हम कहें ना, एकदम डिक्टेटरशिप वाले तरीके से उसको रोका है। लोगों को अपने अपार्टमेंट्स में महीनों तक बंद किया जा रहा है, खाने की कमी हो रही है बड़े बड़े वहाँ पे शहरों में। शंघाई जो इतना बड़ा एक ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र है, मैन्युफैक्चरिंग दुनिया भर की वहाँ पे होती है, वहाँ का बंदरगाह, वहाँ पे सामान ना आ रहा है ना जा पा रहा है क्योंकि कर्मचारी नहीं है। ऐसा ड्रैकोनियन डिक्टेटोरियल लॉकडाउन, उनका निर्णय है, उनका देश है, उनकी जनसंख्या, उनकी आबादी है, वहाँ पे किया जा रहा है, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा एक वहाँ पे ब्रेक लग चुकी है, और उसका भी एक परिणाम ग्लोबली जो ट्रेड है उस पे आ रहा है। तो कुछ कारण प्रत्यक्ष हैं, कुछ अप्रत्यक्ष हैं, और हमारी जो रिजर्व बैंक है, अब आखिरी बात जो आपसे कहूंगा कि क्या ये चिंता का विषय है? देखिए, अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसका फीस जो बाहर पढ़ रहा है किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में, अगर आप डॉलर अपने बच्चे को महीने के खर्च के लिए भेजते हैं, फीस के लिए भेजते हैं, तो अभी महंगा पड़ रहा है, और गिरेगा तो और महंगा पड़ेगा। और अगर कम रुपए में ज्यादा डॉलर मिलेंगे तो आपको फायदा होगा। तो जो लोग अभी डॉलर खरीद के, जिन्हें खरीदने पड़ रहे हैं किसी भी प्रकार के काम के लिए, उनके लिए नुकसान है। अब जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, $400 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, अगर सारी जो मैंने कहा कि करेंसी डॉलर ही है, उनके लिए फायदा है, क्योंकि डॉलर उनके पास आया और वो बैंक में रख सकते हैं, और उनको कन्वर्ट करना पड़ता है नियम के अनुसार उसको इंडियन रुपी में, तो उनको थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में, और खासकर अब जो भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 3 दशकों में इतनी बदली है, इतनी बड़ी हुई है, उसमें हम रुपये को कोई एक्टिवली मैनेज नहीं करते हैं, यानी उसमें सरकारी घुसपैठ नहीं है। पहले एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के आधार पे चलते थे, जिसके अपने नेगेटिव परिणाम निकलते थे। अब एक प्रकार से पार्शली कन्वर्टेबल और फ्री फ्लोट रेट है, मार्केट डिटरमिन्ड रेट्स है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कभी भी किसी रुपया कितना होना चाहिए यूएस डॉलर के
तुलना में बनिस्बत एक्सचेंज रेट क्या होनी चाहिए, इस पे कभी ऑफिशियली टिप्पणी नहीं करता है। पर ये साफ संकेत मिलते हैं, जिस रिजर्व बैंक के पास $600 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं यूएस डॉलर टर्म्स में, उसने कहीं ना कहीं पे इंटरवीन किया है। शक्तिकांता दास नजर रखे हुए हैं पे रुपए पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा भी इसको डिक्लाइन नहीं शायद होने दिया जाएगा, और 20-22 पैसे की रिकवरी भी हुई है, और ये कुछ दिन चलता रहेगा खेल, और इसके लिए हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इस्तेमाल किया जाएगा। और आखिर में जो मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन सब हेडलाइंस में से आधी अधूरी जानकारी से कई बारी व्हाट्सएप पे खासकर ऐसी जानकारी आती है कि वो अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये 1991 का भारत नहीं है, ये 30-32 साल पुरानी भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं है, ये पोस्ट रिफॉर्म भारत है, ये पोस्ट कोविड, पोस्ट जीएसटी, पोस्ट डिमोनेटाइजेशन भारत है, और इसमें बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी और सॉलिड चल रही हैं। कुछ चैलेंजेस और कुछ कमियां भी हैं, और उनको लेके मैं किसी राजनीतिक दृष्टि से ये बात नहीं कह रहा हूं, हमें तुलनात्मक तौर से दूसरी करेंसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, और हमें ये मानना चाहिए कि अगर हमारे सिस्टम में किसी इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के बेसिस पे अगर इकोनॉमिक मैनेजमेंट हो रही है, और आज जो रुपए को लेके मैनेजमेंट कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमें इस पे विश्वास करना चाहिए। टिप्पणी जरूर कर सकते हैं, बट डर का माहौल किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। कई सारी चैलेंजेस झेल चुके हैं, इसको भी तर लेंगे। आपको और आपके परिवार को एक बारी मेरी फिर से शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, कोविड का मास्क जरूर इस्तेमाल करें, और चिंता से दूर रहें, परिश्रम करें। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।